तिरहुता लिपिक उद्भव आ विकास। हम सब ने मैथिली भाषा में पूर्वांचलीय भाषाओं के संबंध के बाद मानक भाषाओं को देखा। मानक भाषाओं में ग्रियर्सन और पंडित गोविंद झा के अनुसार जो उनके विचार हैं, उनका जो अपना विभाजन है, उसके बाद हम सब मैथिली भाषाओं में लिपि का विकास, तिरहुता लिपि का विकास, इसका आज हम लोग एक नए प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक पर से सवाल आता है। इस तरह से अक्सर सवाल पूछते हैं कि तिरहुता लिपि का महत्व क्या है, तिरहुता लिपि की विशेषता क्या है, और तिरहुता लिपि किस तरह से मैथिली भाषाओं को अष्टम अनुसूची में स्थान दिलाने में एक अन्य पूर्वांचलीय भाषाओं के साथ, जैसे बांग्ला, असमी, उड़िया इत्यादि भाषाओं के साथ जब ऐसी बात हुआ कि अष्टम अनुसूची में किस भाषा को रखा जाए, तो मैथिली भाषाओं को क्यों चुना गया। इसमें योगदान तिरहुता लिपि की काफी सारी ये खास रही है। इसीलिए आज हम सब ये महत्वपूर्ण टॉपिक तिरहुता लिपि का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये इस विस्तृत होगा, इसे पार्ट 1 है, ये दूसरा भी इसका दूसरा पार्ट 2 आएगा। तो ये भाग पहला है। मैथिली भाषा स्वतंत्र लिपिक उल्लेख सर्वप्रथम कोलब्रुक्स एशियाटिक रिसर्च में सन 1801 ईस्वी में कैलन। एकरा वो मिथिला की लिपि तिरहुता कहलन। अब कोलब्रुक्स, चूंकि हम सब देखते हैं कि भारत में जो पुराने संस्कृति की स्टडी पर रिसर्च का काम हुआ, यह बंगाल में जो ब्रिटिश सरकार थे उनके द्वारा जो एशियाटिक रिसर्च सेंटर बनाया गया कलकत्ता में, इन्हीं के माध्यम से भारत के इतिहासों को स्टडी करने का काम मिला। तो इन्हीं तरीके से सबसे पहले हम भारत की किसी भी लिपि की, संगीत की हो, विरासत की हो, संस्कृति की हो, धर्म की हो, इन सभी की ऐतिहासिक इन्हीं एशियाटिक रिसर्च में हमको सबसे पहले देखने को मिलता। तो इससे भी मैथिली की तिरहुता लिपि कोई अलग नहीं है। इसी रिसर्च में 1801 ईस्वी में कोलब्रुक्स सबसे पहले इसको तिरहुता लिपि कहले। एकरा वो मिथिला की लिपि तिरहुता कहले। बौद्ध धर्मक ग्रंथ ललित वंशर एहि क्षेत्रक लिपि के वैदेही लिपि कहल गेल आदि। बौद्ध धर्म का जो प्राचीनता है, उसके बाद ललित वंशर, उसमें भी इस लिपि को वैदेही नाम से कहा गया। अबुल फजल के आईने अकबरी में यही क्षेत्रक भाषा एवं लिपि के तिरहुता कहले। ऐसी ही ऐतिहासिक ग्रंथ इस्लामिक धर्म को अनुसार अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, जिसे हम सब एंशिएंट प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, उनके अनुसार भारत के इतिहास को, तो ऐसे ही उसमें भी इस क्षेत्र के लिपि को तिरहुता कहा गया। कहले मैथिली भाषिक लिपि होबा कारण परंपरागत रूप से एकरा मिथिला अक्षर से लिपि का मतलब होता है किसी भी अक्षर की बनावट कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, इसीलिए उस भाषाओं का वो अक्षर के निर्माण और आधार भी होता है। इसीलिए तिरहुता लिपि को ही मिथिलाक्षर भी कहा जाता है। भारतीय लिपि सभक विकासक संदर्भ में विद्वान लोकनि में प्रायः निश्चित अवधारणा विकसित नहीं भ सकल अछि। जब पूरे देश में, पूरे भारत की भाषाओं की लिपि पर बात किया जाए, तो विभिन्न विद्वान सब, विभिन्न भाषाविद सब के बीच अपना अपना तर्क होते हैं। तो इसीलिए एक सम्मति होना आसान नहीं होता, क्योंकि भारत एक विविधता भरी, विविधता भाषा, विविध संस्कृति, विविध जाति धर्म आधारित देश है। एक देश बोहलर, बेबर, डीके, कुपेरी, सेनाल्ट, विल्सन आदि के मत छल। अब यहाँ पर हमें, चूंकि अंग्रेज अधिकारी ने भी अपने लिपि पर, भाषाओं पर जो अध्ययन करके तर्क दिए हैं, उन्हें भी देखना है, और मिथिलांचल क्षेत्र के या भाई भारत के भाषाविद ने जो अपने विचार लिपि पर रखे हैं, उन्हें भी देख करके हम एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आदिक मत्सल जे भारत में लिपि पश्चिम एशिया से आयल, स्वाभाविक है। भारत में भारतीय आर्य भाषा भी ईरान के आर्य से ही आए, भारतीय आर्य भाषाओं का इंडो ईरानी शाखा से ही निकल के आए, तो लिपि भी वहीं पश्चिम से ही आए, अर्थात कोकस रीजन से। एकरा और दोसर दिस कोलब्रुक्स, कनिंघम, जायसवाल आदि विद्वान एकरा आर्य उत्पत्ति सिद्ध क देने क्षेत्र। क्योंकि भारत में आर्यों का आगमन पश्चिम एशिया से हुआ, तो आर्य के कारण ही भारत में सारी संस्कृतियों धर्म की उत्पत्ति आर्य से ही रिलेटेड होती है, तो लिपि का भी उन्हीं से है। हड़प्पा की लिपि साक्ष्य, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा तो नहीं गया है, तो जिसके कारण हमारी ऐतिहासिक समाज में क्या संस्कृति, समाज, धार्मिक क्या रही होगी, इस अभी तक छुपा हुआ रहस्य है।
अशोकक शिलालेख, पाणिनिक अष्टाध्यायी। अशोकक शिलालेख हम सब पढ़ते हैं, अशोक की शिलालेख सब, तो उसमें भी कुछ तिरहुता लिपि का तत्व देखने को मिलता है। पाणिनिक अष्टाध्यायी, पाणिनि जो कि व्याकरणिक कवि थे, इन्हों की जो अष्टाध्यायी लिखे हैं उसमें भी लिपि का उल्लेख भारत में लिपि की प्राचीनता सिद्ध करते। तो इन सब ऐतिहासिकता को देख करके लगते हैं कि भारत में लिपि का विकास एक काफी ऐतिहासिकता और प्राचीनता रहा है। अब तिरहुता लिपि की ओर आते हैं। तिरहुता लिपि व मिथिलाक्षरक उद्भव आ विकासक संदर्भ में अनेक विद्वान अपन तर्क देने अछि, जकरा निम्न रूप में प्रस्तुत कयल जा सकैत अछि। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी अपन विचार प्रकट करैत स्पष्ट कयलनि, ब्राह्मी लिपि से जे समस्त भारतीय लिपि सभक जननी थी, कुषाण लिपि जन्म ग्रहण केलक। हम एक चार्ट में इसे अलग से देखेंगे, लेकिन अभी इसका भड़वली विश्लेषण देख लीजिए कि ब्राह्मी लिपि को ही भारत में संपूर्ण लिपि के जन्म का आधार मानते हैं। जिस तरह से भारत में भारोपीय अर्थात भारत और यूरोप की भाषा से भारत की संपूर्ण भाषाओं को जन्म होने का आधार माना जाता है। जन्म ग्रहण केलक, एकरा से गुप्त लिपि आ गुप्त लिपि से पूर्वीय लिपि के उद्भव भेल, अर्थात ब्राह्मी लिपि से कुषाण लिपि, कुषाण लिपि से गुप्त लिपि और गुप्त लिपि से पूर्वीय लिपि। गुप्त लिपि गुप्त काल अर्थात मौर्य साम्राज्य पाटलिपुत्र से रिलेटेड क्षेत्र के हैं, फिर उन्हीं से पूर्वीय लिपि के उद्भवी भेल, जे ईसाक 6वीं शताब्दी के बाद, ईसाक 6वीं शताब्दी अर्थात गौतम बुद्ध के काल, जो हमने देखा कि किस ललित वंशर बौद्ध धर्म के ग्रंथ में भी तिरहुता लिपि का नाम मिलता है। आधुनिक पूर्वीय उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम एवं पूर्वी मध्य प्रदेश प्रचलित छल। यही पूर्वी वर्णमाला से मैथिली वर्णमालाक विकास भेल। अब ये पूर्वीय लिपि वर्ग में सिर्फ तिरहुता या मिथिलाक्षर की उत्पत्ति नहीं हुई, इसमें से बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम एवं पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सब में जो स्थानीय स्तर पर भाषाओं मिलते हैं, उनकी अक्षर का भी उत्पत्ति इसी पूर्वीय कुल की लिपि से हुआ है। राजेश्वर झा सन विद्वान मिथिलाक्षरक उद्भव आ विकास में मिथिलाक्षरक ऐतिहासिकता, प्राचीनता, शास्त्रीयता प्रमाणित करबाक प्रयास कयलनि। उनका अनुसार भारत में ब्राह्मी लिपि से लिपि सभक उद्भव भेल। अब राजेश्वर झा भी सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार ही कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि से ही भारत में लिपि का विकास हुआ है, लेकिन इसकी अपनी एक ऐतिहासिकता, प्राचीनता रही है, जो हमने देखा किस तरह से आईने अकबरी में, ललित वंशर में और फिर हड़प्पा लिपि में, इस तरह से भारत में लिपि की प्राचीनता देखने को मिलती है। 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जखन से लिपिक प्रमाणिक आधार भेटऽ लागल, 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि भारतीय लिपिक आधार बनल। चूंकि गुप्त साम्राज्य का उत्तर भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र था, जिस राजकाल में जो राजकाज में जो भाषाओं को अपनाया जाता है, वही उस क्षेत्र में वहाँ की संस्कृति को स्थानीय स्तर के लोगों में ऐसी ही लोकप्रियता हासिल करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य की व्यापकता के कारण गुप्त लिपि के भी संपूर्ण उत्तर भारत में लोकप्रियता हासिल हुई, और इसी से आगू चली शारदा लिपि 8वीं शताब्दी धरि मूल लिपि रहल। एहि लिपिक पूर्वी शाखा में तिरहुता, बांग्ला, असमिया लिपिक उद्भव भेल अछि। खास करके शक्ति पूजक प्रदेश में तांत्रिक चिन्हक प्रभाव से हो लिपि सब पर पड़ल। अब चूंकि मिथिलांचल एक शक्ति पूजक देश है, जहाँ पर भगवती के भक्त सब बहुत देखने को मिलते हैं। विद्यापति भी एक शक्ति उपासक तो थे ही, शाक्त उपासक भी थे, कालिदास, इन सब शक्ति पूजक प्रदेश के होने के कारण अक्षर रचना में इन तांत्रिक चिन्ह का प्रभाव देखने को मिलता है। डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन पुस्तक मैथिली साहित्यक इतिहास में कहैत छथि जे मैथिली वर्णमाला पूर्वी वर्णमाला का अंग थे। अब यह भी सुनीति कुमार चटर्जी, राजेश्वर झा की तरह जयकांत मिश्र भी यही कहते हैं कि यह भी पूर्वी वर्णमाला के ही अंग है। जिसी पूर्वी वर्णमाला से बांग्ला, असमी, उड़िया का लिपि भी निकलते हैं। ये आज पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम में 6वीं शताब्दी के पश्चात से प्रचलित छल। ई पूर्वीय वर्णमाला गुप्तकालीन लिपिक एकटा रूप थिक, जे कि कुषाणकालीन लिपिक एकटा घुमाई के हम सब भारतीय प्राचीन काल के इतिहास में पढ़ते हैं। गुप्त काल, कुषाण काल, शक काल
तो इन्हीं कण्व वंश, इन्हीं सब काल में कुषाण कालीन में लिपि की काफी महत्व रही है, जहाँ पर यहाँ जयकांत मिश्र के अनुसार देखने को मिलता है कि लिपिक एकटा घुमाई घुमाई कर लिखल जाय वाला प्रवृत्ति से विकसित हुई प्राचीन चिर अस्थायी ब्राह्मी लिपि छल, जे आधुनिक समस्त भारतीय वर्णमाला जननी थी। अर्थात जिस तरह से संस्कृत को संपूर्ण भारतीय भाषाओं का जननी कहा जाता है, ठीक उसी तरह से ब्राह्मी लिपि को भारत में संपूर्ण वर्णमाला का लिपि का जननी कहा जाता है। यही घुमाई घुमाई लिखल जाए वाला पूर्वी वर्णमाला हस्तलेख सब 7वीं शताब्दी से भेटऽ लगैत छै। एकर हस्तलेख जापानी हरियुजी मंदिर में प्राप्त भेल छै। एही घुमाई घुमाई लिखल जाय वाला लिपि से बंगाल, असमी, उड़िया आ मैथिली लिपि व तिरहुता लिपि के जन्म भेल अछि। तो ये काफी विस्तृत ऐतिहासिक वर्णन देते हैं और ये तर्क भी देते हैं कि जापानी हरियुजी मंदिर में जो एक मिला है शिलापट, उसमें जो लिखा गया है वहां पर इस लिपि की उपस्थिति को देखने को मिलता है कि ये लिपि पूर्वी वर्णमाला का ही अंग था। डॉक्टर दिनेश कुमार झा अपन पुस्तक मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक इतिहास में अपन विचार राखैत कहैत छथिन जे मैथिली लिपि गुप्त लिपिक शाखा अछि तथा ब्राह्मी लिपिक उपशाखा। अब यह भी कोई अलग परिवार का वर्णन तो नहीं करते हैं, लेकिन यह पूर्वीय लिपि से थोड़ा और ऊपर उठ करके गुप्त लिपि की शाखा का अंग बताते हैं, लेकिन ब्राह्मी लिपि से अलग नहीं बताते हैं। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मी एवं खरोष्ठी, खरोष्ठी हो गया ईरान का, पश्चिम एशिया का, यह दुईटा लिपिक प्रचार छल। ब्राह्मी राष्ट्रीय लिपि छल, वाम से दहिनका लिखल जाइत छल, पश्चिमोत्तर प्रदेश के छोड़ और सर्वोत्तर एकर प्रसार छल। हम सब देखते हैं कि किस तरह से उर्दू में जो हिंदू लिखते हैं हिंदी में उल्टा लिखते हैं, उर्दू में उसे घुमा करके लिखते हैं पश्चिम से पूर्व, बाएं दाहिने से बाएं, और हम लोग बाएं से दाहिने लिखते हैं। तो यही ये इस्लामिक देशों से इसकी प्रसार आया था। तो इस लिखावट में इसी तरह से खरोष्ठी का देखने, पश्चिमोत्तर प्रदेश में खरोष्ठी लिपि प्रसार छल। खरोष्ठी फारसी लिपि जकाँ दहिन से बाम भाग लिखल जाइत छल आ ब्राह्मी लिपि प्रसार 350 ईस्वी धरि रहल। अब चूंकि ब्राह्मी लिपि प्रसार एक केंद्र होने के कारण उसके बाद क्षेत्रीय आधार पर इसमें अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता रहा। गुप्त काल में एकर नाम बदल गुप्त लिपि राखल गेल। एहिमे गुप्तकालीन शिलालेख एवं ताम्र पत्रादि भेटैत अछि, जो प्राचीन कालीन के जो रिकॉर्ड रखने की विशेषता थी। पंडित गोविंद झा अनुसार हमने जयकांत मिश्र का देखा, राजेश्वर झा का देखा, सुनीति कुमार चटर्जी को देखे, पंडित दिनेश झा का देखे। अब हम पंडित गोविंद झा अपने की विचार देखते हैं कि ब्राह्मी लिपि 8वीं शताब्दी धरि आबैत आबैत भारतक पूर्वोत्तर अंचल में एकटा विशेष आकृति ग्रहण कयलक। एकरा इतिहासकार लोकनि प्राच्य भारतीय आ मागधी लिपि कहैत छथिन। प्रायः 8वीं शताब्दी धरि काशी एवं कौशल से पूर्व सर्वत्र समान रूप से प्रचलित छल। 8वीं शताब्दी के बाद एहिमे कतिपय स्थानीय विशेषता प्रस्फुटित होमय लागल तथा 10वीं शताब्दी में आबि ई 3टा क्षेत्रीय रूप में परिणत भेल, तिरहुता, असमिया आ बांग्ला। एहिमे पहिने बांग्ला के बेसी विस्तार भेल, जाहि से अनेक विद्वान भ्रमित भ बांग्ला के मूल लिपि आ तिरहुता असमी के तकर रूपांतर मानले। अब हम देखिए जिस समय की बात कर रहे हैं वहां पर बंगाल अंग्रेज के समय में भारत की राजधानी तो हुआ करते थे और वह काफी विस्तृत क्षेत्र थे। इसके कारण बांग्ला की संस्कृति, बांग्ला की भाषा, बांग्ला की लिपि को पूरे पूर्वी भारत में प्रभाव देखने को मिला। तो तिरहुता लिपि की उस समय स्वतंत्र अस्तित्व समझ में नहीं आता था, वो किसी बांग्ला लिपि का ही एक उपरूप उपभाषा समझ में आता था। इसीलिए तिरहुता लिपि के अस्तित्व की लेकिन अस्तित्व तो था लेकिन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। असमी के तकर रूपांतर मान लें, जाहि में प्रमुख क्षेत्र गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, हरप्रसाद शास्त्री आदि। मुनता सुनीति कुमार चटर्जी, सुकुमार सेन और राहुल संकृत्यानंद। क्योंकि बंगाल के भाषाविद हैं गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, हरप्रसाद शास्त्री, और मिथिलांचल के भाषाविद हैं सुनीति कुमार चटर्जी, सुकुमार सेन और राहुल संकृत्यानंद। इन सब ने मेहनत करके और किस तरह से बांग्ला की लिपि से तिरहुता लिपि का अलग अस्तित्व है, इस पर अपने विचार रखते हुए और विद्वान मिथिला अक्षरक स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार लेने। हम सब ने इसमें देखा कि गोविंद झा के अनुसार, डॉक्टर जयकांत मिश्र के अनुसार, डॉक्टर दिनेश कुमार झा के अनुसार, इन सभी ने जो मैथिली जो भारत में लिपि के विकास है उन सभी के बारे में
अपना अलग अलग विवरण देते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन सब में एक जो मूल बात है कि ब्राह्मी लिपि से ही कुषाण लिपि, कुषाण लिपि से कुटिल लिपि और फिर पूर्वी भारत में आकर के पूर्वी लिपि से ही पूरे पूर्वी भारत का जो लिपि का विकास हुआ, इसके अस्तित्व को देखते हैं। हम सब ने इस तिरुहता लिपि के उद्भव विकास के पार्ट प्रथम में अर्थात भाग पहले में जो हमने ये पढ़ा, इसके बाद हम दूसरा भाग लेकर के आएंगे जिसमें कि और इस पर जो विचार क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, उसमें वो बताया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।